बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल सहर उर्दू वॉइस। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक मुकम्मल नावल जिसका नाम है हम सदके तुम्हारे और इसकी राइटर हैं अस्मा नूर। सुबह की ठंडी ठंडी हवाएं, चिड़ियों के चूं चूं, मौसम भी बहुत अजीब सा था। कभी गर्मी कभी सर्दी, कुछ मालूम ही नहीं हो रहा था। उर्चा नकम्मी कामचोर लड़की सानिया माँ की नकम्मी कहने पर अफसोस से सर झुका गई। पूरे घर का काम करती हूँ, मेरी उम्र की लड़कियों को काम भी नहीं पता। इसके बाद भी मैं नकम्मी कामचोर हूँ। सुबहान अल्लाह, सदके जाऊँ आपके। जो लड़कियाँ काम नहीं करती घर का, इनको आगे जाके मुश्किल होगी। तुम्हें मुश्किल नहीं होगी। रिदा बेगम ने तहम्मुल से बात समझानी चाहिए। अच्छा अच्छा अम्मी, जा रही हूँ यार। सानिया खामोशी से उठ गए। अहमद साहब और रीटा बेगम की इकलौती बेटी सानिया थी। अहमद साहब के चचाजाद भाई और बहन ज़ारा, अरशद, ताबिंदा थी। ताबिंदा और ज़ारा और अरशद तीनों शादीशुदा थे। ताबिंदा के हस्बैंड का नाम यूसुफ था। ताबिंदा और यूसुफ का एक ही बेटा था जिसका नाम तबरेज़ यूसुफ था। तबरेज़ यूसुफ एक पढ़ा लिखा होनहार लड़का जो कनाडा में अपना बिजनेस संभाल रहा था। और अरशद मुमताज़ की शादी, 2 शादियाँ हुई थी। अरशद की पहली बीवी आसिया का इंतकाल हो चुका था। रिसाई इलाही से बच्चे को जन्म देते वक्त अरशद की पहली बीवी में से 2 औलादें थी। एक का नाम मोहसिन था जो सबसे बड़ा बेटा था और दूसरे का नाम हसन था। हसन की पैदाइश के 2 दिन बाद आसिया इस जहां फ़ानी से खालिक हकीकी से जा मिली। अरशद की बीवी मुमताज़ ने एक अलग ही बैर पाल रखा था मोहसिन और हसन से। हसन 5 साल का था जब मुमताज़ शादी करके इस घर में आई थी और मोहसिन की उम्र सिर्फ 11 साल थी। मोहसिन एक ऐसा बच्चा था जो कम वक्त में समझदार, तन्हाई पसंद, अपने काम से काम रखने वाला, अपनी माँ को हर पल याद करने वाला लड़का था। अपनी उम्र से ज़्यादा बहुत कुछ सीख चुका था। एक दफ़ा की बात है कि जब किचन में गलती से पानी पीते हुए मोहसिन के हाथ से कांच का गिलास नीचे गिरकर टूट चुका था, बल्कि किरची किरची हो चुका था और मोहसिन को बहुत बुरी चोट आई थी। इसके बावजूद भी मुमताज़ बेगम ने मोहसिन की चोट को नज़रअंदाज करते हुए ऐसी ऐसी वो बातें कहीं कि मोहसिन का दिल चाहा कि पल भर में या तो अपने आप को मार दे या सामने खड़ी औरत को मार दे। एक 15 साल का बच्चा जो अभी टीन एज में होता है, इससे कोई इसकी माँ की पाक दामनी पर कोई हरफ उठाए तो मेरे ख्याल में इसको मार देना ही चाहिए। बहरहाल मुमताज़ ने इसके ज़ख्म को फुल इग्नोर करके आसिया बेगम पर बातें बनाना शुरू कर दी कि तुम्हें कोई ढंग नहीं, या तुम्हारी माँ ने तुम्हें कोई तमीज़ नहीं सिखाई। तुम्हारी माँ तो थी ही आवारा, फुर्सत मिली तो वो अपने बच्चों पर ध्यान देती और इससे ज़्यादा नाज़ेबा अल्फाज यूज़ कर चुकी थी जो कि मोहसिन की बर्दाश्त में नहीं थे। अगर वो कुछ और कहती या मोहसिन को और ज़्यादा मारती या अपने मुंह से आसिया बेगम के लिए कोई गलत गुफ्ता मुंह से निकालती, इससे पहले अरशद साहब दहाड़ते हुए से रोक चुके थे और 2 थप्पड़ रख के मुंह पर मारे थे मुमताज़ के। इस दिन के बाद मोहसिन को ज़ारा के घर भेज दिया गया। वहाँ पर 3 साल रहकर ज़ारा और इकराम ने फैसला किया कि अब मोहसिन को अच्छी तालीम के लिए कनाडा भेज दिया जाए और अब वहाँ पर पढ़कर तबरेज़ के साथ मिलकर बिजनेस करेगा। हसन बहुत रोता था मोहसिन को याद कर करके, मगर हसन तो बच्चा था, इसका क्या कसूर था। इस मुमताज़ जैसी औरत इसको भी प्यार नहीं दे सकी। मुमताज़ की 2 सहेलियाँ थी, एक का नाम सादिया था, दूसरी का नाम पाकीज़ा था। सादिया एक ऐसी औरत थी जिसने वलीद के साथ शादी सिर्फ और सिर्फ दौलत की वजह से की थी। वलीद साहब की एक ही बेटी थी जो इनकी पहली बीवी में से थी। दूसरी बीवी में से इनको औलाद नहीं हुई थी, जो कि दूसरी सादिया थी। वलीद की बेटी का नाम इरम था। इरम एक बेइंतहा खूबसूरत, ज़हीन और मजबूर लड़की थी। इरम अपनी इज्जत करवाना जानती थी, क्योंकि इसका कहना था अगर इरम इज्जत करना जानती है तो करवाना भी जानती है। और किसी की हिम्मत नहीं कि इरम से कोई बदज़ुबानी कर सके सिवाय सादिया के। सादिया को भी इसने इस वजह से ढील दी थी क्योंकि वो इसकी सौतेली माँ थी। इरम की आंखें बहुत खूबसूरत थी। इरम की नीली आंखें अपने महरम शहरयार अली के लिए नरम होती थी। नमाज की पाबंद लड़की वो चाहती थी कि शहरयार अली के साथ खाना काबा का दीदार करे। इरम की रुखसती में सिर्फ 8 दिन रहते थे, जिसका पता मुमताज़ और सादिया को वली साहब क्या बल्कि किसी ने भी नहीं होने दिया। वो दूसरी जगह सादिया ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी इरम और इरम की माँ पर उंगली उठाते हुए। हालांकि इसको पता था कि इरम का निकाह शहरयार अली के साथ हुआ था और शहरयार अली 18 और शहरयार अली इरम से भी बेपनाह इश्क करता था। शहरयार के अब्बू का नाम शाहिद अली और शाहिद अली के सिर्फ 2 ही बेटे हैं। बड़ा बेटा शहरयार, छोटा सबसे का शान अली था।
शहजाद अली का निकाह बचपन में नीलम की मौजूदगी में निकाह हुआ था और काशान अली जो कि छोटा बेटा था, माँ का लाडला भी था, वो किसी और लड़की को पसंद करता था। इसका नाम लाइबा था। लाइबा एक सुलझी हुई लड़की है, यूनिवर्सिटी में पढ़ रही थी और काशान अली से नोट्स वगैरह एक दूसरे से लेना देना होता रहता था। एक दिन काशान अली ने अपनी ख्वाहिश जाहिर की थी लाइबा से शादी की, जिस पर लाइबा ने कहा था कि इज्जत के साथ रिश्ता घर ले आओ, और बाकी जो मेरे वालिदैन ने चाहा। काशान अली ने आखिरी सेमेस्टर के पेपर दे दिए थे। अब वो शहजाद अली के साथ जॉब कर रहा था, मगर इसकी जॉब अभी पक्की नहीं थी क्योंकि अभी तो सिर्फ 3 माह हुए थे जॉब को। लाइबा इससे जूनियर, काशान अली इससे सीनियर था। वो दूसरी सहेली मुमताज़ की पाकीज़ा थी। पाकीज़ा की शादी खान बरादरी में हुई थी। वो खूबसूरत लड़की थी, मगर भोली भाली सी, मासूम सी, किसी का दिल ना दुखाने वाली। पता नहीं कैसे मुमताज़ की दोस्त बन गई, और मुमताज़ इससे पता नहीं कितने ही बेतहाशा कीमती तो हाइफ ले चुकी थी। पाकीज़ा के शोहर का नाम अमजद था और इनका इकलौता बेटा रज़ा था। पाकीज़ा की उम्र सिर्फ 23 साल थी जब अमजद साहब का इंतकाल हुआ था। अमजद साहब पाकीज़ा से 15 साल बड़े थे। सारी ज़िंदगी अपने बेटे रज़ा के लिए वक्फ कर दी और रज़ा पाकीज़ा दोनों कनाडा में रह रहे थे। रज़ा अपना बिजनेस संभाल रहा था कनाडा में। बेटा, आज कुछ वक्त निकाल कर फ्रीज़र साफ़ कर लेना, बकरा ईद आने वाली है। रीता बेगम ने सानिया से कहा, जो नमाज़ पढ़कर उठी थी अभी। हाँ जी अम्मी, ठीक है, मगर वैसे तो पूरे 15 दिन पड़े हुए हैं ईद में। चले, खैर आप कहते हैं तो साफ़ कर लेती हूँ। सानिया का रुख अब किचन की जानब था। इतने में अहमद साहब, जो सानिया को चाय का कप बनाने का कहने आए थे, मगर सानिया को फ्रीज़र साफ़ करते देखा तो रीता से कहने लगे, बेगम 1 कप चाय बना दें और आपको ज़रूरी बात करनी है। मैंने सानिया की निकाह की तारीख परसों रख दी है। कल सानिया मोहसिन के साथ निकाह करके रुखसत हो जाएगी, तो इसकी तैयारी कर लें। 3 महीनों से अरशद साहब ने अहमद साहब से कहा हुआ था कि मगर आज उन्होंने तारीख रखी थी। निकाह में सिर्फ अजीज़ व कारब को बुलाया गया था और किसी को भी नहीं, हत्ता कि मुमताज़ को भी इल्म नहीं था। जी जी ठीक है, जैसा आप चाहें। रीता बेगम ने सानिया को भी नहीं बताया था। सानिया तो अपने बाप के कहने पर राज़ी हुई थी। अल्लाह अल्लाह करके सानिया का निकाह मोहसिन के साथ हो गया। जब मुमताज़ को मालूम हुआ तो इसके कलेजे में छुरियाँ चलने लगी। वो रशद साहब की बेइज्जती करने लगी। सानिया को मुमताज़ बेगम से बहुत डर लगता था। एक दफ़ा का वाक़या, जब सानिया मुमताज़ के घर गई थी, इसने बुलाया था सानिया को क्योंकि तबरेज़ की बर्थडे थी। सानिया खुशी खुशी तबरेज़ की बर्थडे मना रही थी। वहाँ पर मुमताज़ ने जब सानिया को देखा तो सानिया घर आई हुई है तो इसे बहुत सुनाई थी। कहा था कि तुम्हें शर्म नहीं आती कि जवान लड़के की बर्थडे मनाने आ गई। जिस पर सानिया ने कहा, तबरेज़ मेरा भाई है और तबरेज़ ने मुझे खुद दावत दी है। जिस पर मुमताज़ बेगम का हाथ उठा था, वो सानिया के चेहरे पे लगा था। इस दिन से लेकर सानिया कभी मुमताज़ के घर नहीं गई। इस बात को पूरा साल गुजर गया, मगर अब तो इसे वो बातें याद आ रही थी और परेशान हो रही थी कि इसको इसे डर था कि कहीं मौसम को इसे बदजन न कर दे। निकाह करीम में सिर्फ इकराम, सारा, तारा, मोहसिन, हसन और अरशद साहब थे। वो शहरयार अली और काशान अली और इनकी वालदा निमरा, इनके वाले शाह साहब, वो रज़ा और पाकीज़ा थी। ना तो निकाह में सादिया को बुलाया गया था, वो ना ही मुमताज़ को। इरम और वली साहब भी सादिया को बिना बताए आए थे। इरम और तारा तो सानिया के पास चली गई थी, बाकी लड़के सारे मोहसिन के साथ थे। सानिया रुखसत होकर आई तो मुमताज़ को आग लग गई थी। मुमताज़ तो हैरान हो रही थी कि सानिया के निकाह में सारे शरीक थे, सिर्फ एक सादिया ना थी और ना ही वो खुद। पाकीज़ा को जब देखा तो इसकी बेइज्जती करना शुरू हो गई। बाकी पाकीज़ा को दो दो बातें सुना कर इसको चलता किया। वो तो मुमताज़ से दोस्ती ख़त्म करना चाहती थी, मगर सिर्फ रज़ा की वजह से खामोश हो गई, क्योंकि रज़ा इन सब का दोस्त था। इनकी दोस्ती अच्छी थी, मिसाली थी, बेहतरीन दोस्ती में आती थी। इनकी दोस्ती सानिया को मोहसिन के कमरे में बिठाया गया और तारा, इरम साथ थी। इनकी मुमताज़ दंदनाती हुई मोहसिन के कमरे में गई और तारा इरम को कमरे से बाहर निकालकर सानिया से मुखातब होने लगी। तुम तो हो ही बेगैरत, बद चलन, आवारा मजाज लड़की। बहुत समझाया था मैंने अरशद को कि तुमसे मोहसिन की शादी ना करवाएं, इरम की करवा दें, मगर मेरी एक बात भी ना सुनी। पता नहीं क्या नज़र आ गया तुम में उन्हें, जो तुम्हें तो तलाक दिलवाऊंगी। तलाक तुमने अपने जाल में फंसाया है मोहसिन को। मोहसिन की बीवी के लिए तुम्हें जो चूज़ किया। मेरा दिल कर रहा है मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूँ। तुमसे अच्छी इरम है, देखना मैं इरम का निकाह तड़वा कर इसकी शादी मोहसिन से करवा दूंगी। और तुम्हें धक्के देकर घर से बाहर ना निकल कर दिया तो मेरा नाम भी मुमताज़ बेगम नहीं। मुमताज़ ने बोलने के साथ साथ इसको मारना भी शुरू कर दिया था। अपने लंबे लंबे चड़ेलों जैसे नाखूनों से इसका दुपट्टा, इसकी माथा पट्टी, सब कुछ उतार फेंक चुकी थी।
थप्पड़ों कपड़ों से मुंह सजा चुकी थी। इसका बाजू मरोड़ते कंधे पर मुक्के बरसाने लगी थी। इसके बाल नोचना शुरू कर दिए थे। इसकी नाक से बेदर्दी की तरह नथली उतारी थी कि नाक से खून बह निकला था। लेकिन ताई, इसमें मेरा क्या कसूर है? मुझे प्लीज़ ना मारे, मुझे दर्द हो रहा है। प्लीज़ मेरा बाजू छोड़ दें, प्लीज़ मुझे ना मारे। ताई, मैंने नहीं कहा था मोहसिन जी को मुझसे शादी करें। मैं सिर्फ अपने वालिदैन के लिए राज़ी हुई थी। प्लीज़ मुझे ना मारें। सदा की डरपोक सानिया मार खाते हुए रो रही थी और अपनी बेगुनाही का सबूत दे रही थी। इतने में ऊपर पोर्शन में ज़ारा को आवाज़ें सुनाई दी तो वो फ़ौरन नीचे भागी आई और इसको दूर करके मुमताज़ को सुनाने लगी। इधर से हटो, तुम्हें तो ज़रा शर्म नहीं आई नई नवेली दुल्हन पर हाथ उठाते हुए? आने दो मोहसिन को और अरशद भाई को। बड़ी कोई बेगैरत औरत हो तुम। तुम्हें तो अरशद भाई सीधा करेंगे। ज़ारा ने मुमताज़ को पीछे धक्का देकर सानिया को गले से लगाया था। सानिया हिचकियाँ भरकर रो रही थी। आंटी, मुझे अपने घर जाना है। इतने में मोहसिन भी आ गया। मोहसिन की धार से पूरा घर गूंज उठा था। आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी पर हाथ उठाने की? मैंने कुछ नहीं किया, ये तो खुद आवारा है, बदचलन है। पता नहीं कैसे तुमने इसे शादी कर दी। देखो अभी भी ना जाने किसके प्यार में आकर मुझके मगरमच्छ के आंसू बहा रही है। झूठ मत बोलो मुमताज़, तुम्हारी गलती थी, तुमने सानिया पर हाथ उठाया था। ऐसी कोई बात नहीं है, फजूल में बच्ची पर इल्ज़ाम मत लगाओ। और ये अपने आप में से ये गंदी आदतें, इल्ज़ाम लगाने वाली, किसी की किरदार कशी करने वाली आदत को छोड़ दो तो तुम्हारे लिए बेहतर रहेगा, समझी? ज़ारा का तो मीटर ही शार्ट हो चुका था कि इसके सामने दीदा दलेरी से झूठ बोल रही थी। अस्तगफुरुल्लाह, तौबा तौबा ताई, बहुत ही कोई झूठी औरत हैं आप। तारा ने अपनी सब्ज़ रंग आंखों को हैरत से खोलकर फिर से छोटी करती बोली, आप मुझे ये बताएं कि आपने मेरी बीवी पर हाथ उठाने की हिम्मत कैसे की? ज़ारा की बात सुनकर फिर से मुमताज़ की जानब बढ़ा था और तैश में टेबल पर पड़ी कांच की कैंडल स्टिक्स जो रूम में हर तरफ सजी हुई थी बहुत प्यारी लग रही थी। गुस्से में आकर वो नीचे फेंक दी। हर जगह कांच के टुकड़े फैल चुके थे। सानिया को बहुत खौफ आ रहा था और वो बहुत रोए जा रहे थे। ज़ारा के गले लगकर ज़ारा ने बहुत कोशिश की कि वो चुप हो जाए, मगर वो चुप नहीं हो रही थी। वो बहुत रोए जा रही थी। इसे बहुत तकलीफ़ हो रही थी। सानिया ने बस एक ही ज़िद लगाई थी कि इसे अपने घर जाना है, जाना है। वो ना जाने कब नीचे का कारपेट पर ज़ारा की बाहों में होश खो बैठी थी। सारे भाग भाग कर मोहसिन के कमरे में आ गए थे। हसन, मुस्तफ़ा, अरशद साहब, इकराम साहब ने जब देखा तो इनके पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई। हसन मुस्तफ़ा तो भागे थे तबरेज़ के पास। तबरेज़ वैसे तो कनाडा में बिजनेस संभाल रहा था। मोहसिन की शादी के लिए वापस पाकिस्तान आया हुआ था। वो ईद के चौथे दिन पर वापस जाने का प्रोग्राम कर रहा था। जब मुस्तफ़ा और हसन ने तबरेज़ को बुलाने के लिए गए, तबरेज़ जब कमरे में आया, सानिया को देखा जिसके बाल खुले हुए, नाक में से बहती खून की लहर, मुंह सूजा हुआ थप्पड़ों की वजह से। माथा पट्टी नीचे लटक रही थी। एक कान में झुमका नहीं, सर से दुपट्टा उतरा हुआ। ज़ारा की बाहों में कारपेट पर लेटी हुई तबरेज़ तारा की तरफ लपका था। मुमताज़, इससे पहले कि मैं कुछ कर गुजरूँ, यहाँ से दफ़ा हो जाओ। अरशद साहब का हाथ उठा था और मुमताज़ बेगम के मुंह पर पड़ा था। सानिया, सानिया बेटा आंखें खोलो, भाई की जान। सानिया, सानिया बेटा आंखें खोलो, भाई की जान, भाई का बच्चा, आंखें खोलो मेरा बेटा। तबरेज़ सानिया की हालत देखकर तड़प गया था। हसन, मुस्तफ़ा, फ़ौरन गाड़ी निकालो। मुमताज़ बेगम को देखते हुए इतनी ज़ोर से धाड़ते हुए कहा कि मुमताज़ को लगा हसन और तबरेज़ इसकी जान निकाल लेंगे। फ़ौरन हसन और मुस्तफ़ा ने गाड़ी निकाल ली। अगर मेरी बीवी को कुछ हुआ तो याद रखिएगा, आपको मैं ज़िंदा दफन कर दूंगा और मैं ये सोचूंगा भी नहीं कि मेरा आपसे क्या रिश्ता है, समझी? शहादत की उंगली उठाकर कहते हुए मोहसिन रुका नहीं था, बल्कि मुस्तफ़ा और हसन तबरेज़ की जानब भागा, जहाँ वो सानिया को लेकर हॉस्पिटल जा रहे थे। हॉस्पिटल में जब सानिया को लेकर गए तो डॉक्टर ने बताया कि डर की वजह से बेहोश हुई हैं। और डॉक्टर ने इन पर गुस्सा किया था कि नई नवेली दुल्हन की हालत ऐसे करते हैं। ये तो साफ साफ पुलिस केस लग रहा है। मगर मैं मिस्टर हसन आपकी फैमिली डॉक्टर हूँ, इस वजह से खामोश हो गई। अगली बार अगर ऐसी हालत हुई तो माफ़ कीजिएगा, मैं पुलिस कॉल लगाने में देर नहीं करूँगी। डॉक्टर अपनी कहती चली गई। सानिया को डिस्चार्ज कर दिया गया। सानिया दवाइयों के ज़ेरे असर थी। तबरेज़ एक पल भी सानिया को नहीं छोड़ रहा था। अकेला जब सानिया को घर लेकर आए तबरेज़ एक पल भी सानिया को नहीं छोड़ रहा था अकेला। जब सानिया को घर लेकर आए, ज़ारा और तारा, इकराम, अरशद इन लोगों का इंतज़ार कर रहे थे। फ़ौरन सानिया को मोहसिन अपने कमरे में ले गया था। इसे लेटाकर चादर दुरुस्त करके वापस अरशद साहब वालों के पास आ गया। देखें डैड, आपकी बीवी को हमारे साथ मसला क्या है? वो हमें सुख से जीने क्यों नहीं देती?
محسن نے باپ سے بات کی تھی جو خود شرمندہ تھے۔ ڈیڈ میں ہرگز برداشت نہیں کروں گا کوئی میری بیوی پر ہاتھ اٹھائے جس میں اس کا قصور ہی نہ ہو۔ یہ آخری دفعہ تھا ڈیڈ، آپ اپنی وائف کو سمجھا دیجیے گا، نہیں تو اچھا نہیں ہوگا ان کے ساتھ۔ ارشد صاحب کیا کہتے؟ ان کے پاس الفاظ ہی نہیں تھے، بس محسن کا کندھا تھپتھپا کر اپنے کمرے کی طرف چل پڑے۔ میری بات کان کھول کر سن لو محسن، میں نے تمہیں اگر اپنی بہن کی ذمہ داری دی ہے تو پھر پورا کرنا بھی تمہارا فرض ہے۔ جو ہو گیا سو ہو گیا، آج کے بعد میں یہ نہ دیکھوں چاہے اس میں تمہاری غلطی ہو یا نہ ہو۔ جی بھائی، آئندہ آپ کو شکایت کا موقع نہیں ملے گا۔ تبریز محسن سے 6 سال بڑا تھا اور محسن کو سنا بھی رہا تھا۔ محسن جو خاموشی سے سن رہا تھا وہ ہمیشہ احترام کرتا تھا۔ تبریز بڑا ہے اور تبریز نے واقعی میں بڑا بن کر دکھایا تھا، ہر موڑ پر اس کا ساتھ دیا تھا۔ بس بس اب جاؤ سارے اپنے کمروں میں، ممتاز کی غلطی کی وجہ سے ایک دوسرے سے لڑو مت۔ زارا نے سب کو اپنے کمرے میں بھیج دیا تھا۔ پانی محسن جو کمرے میں آ کر اپنے کپڑے چینج کر کے سگریٹ پیکٹ اٹھانے لگا تھا کہ ثانیہ کی آواز سنائی دی۔ ثانیہ اٹھو پانی پیو۔ محسن سگریٹ کو دور پھینک کر فوراً ثانیہ کی طرف آیا تھا اور اسے سہارا دے کر بٹھا دیا تھا۔ وہ جگ میں سے پانی نکال کر اس کی جانب کیا تھا۔ ثانیہ کے ہاتھ کپ کپ آ رہے تھے پانی پیتے وقت۔ چھوڑو تم، میں خود پلا رہا ہوں۔ ثانیہ نے اپنے ہاتھ پیچھے کر لیے۔ میرے کمرے میں آنے سے پہلے کس بات پہ ہاتھ اٹھایا تھا انہوں نے تم پر؟ محسن نے صرف پوچھا تھا، مگر اس کے پوچھنے پر ثانیہ نے روتے ہوئے ساری کارروائی بتانا شروع کی تھی کہ کیسے اس پر الزامات لگا رہی تھی۔ محسن جی، مجھے اپنے گھر جانا ہے، مجھے پلیز گھر چھوڑیں میرے، ابھی چاچا چاچی پریشان ہو جائیں گے۔ ثانی، صبح لے کر چلوں گا۔ نہیں، مجھے اپنے گھر جانا ہے۔ ثانیہ کی ایک ہی بات بار بار دہرائی جا رہی تھی، یہ بھی تمہارا اپنا گھر ہے ثانی؟ وہ اس کے ہاتھوں کو پکڑ کر سہلا رہا تھا۔ نہیں، یہ میرا یہ گھر، مجھے ممتاز آنٹی نے ہی کہا ہے کہ میں نے آپ کو اپنے جال میں پھنسا کر آپ سے شادی کی ہے، مگر میں قسم کھاتی ہوں محسن جی، مجھے تو آپ سے شادی کا علم ہی نہیں تھا۔ میں صرف اب ابو کے کہنے پر راضی ہوئی تھی اور ممتاز آنٹی نے کہا وہ آپ کی شادی ارم سے کرائیں گے اور مجھے کہہ رہے تھے کہ مجھے طلاق دلوا کر گھر سے دھکے دے کر نکالیں گی۔ وہ ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ اب محسن کے ہاتھ تھامنے پر اس کو سب بتائی جا رہی تھی۔ بس میں ہوں نا، ایسا کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ محسن اس کی آنکھوں میں سے بہتے سیالوں کو اپنے ہاتھوں سے صاف کر رہا تھا۔ محسن جی، اگر آپ نے ارم سے دوسری شادی کرنی ہے تو کر لیں، مگر مجھے طلاق نہ دینا۔ بس اب بالکل چپ کیا، دوسری شادی لگا کر بیٹھی ہو۔ میں ادھر سوچ رہا تھا کہ تمہیں گھمانے لے جاؤں گا، مگر یہاں تو محترم کے مزاج ہی نہیں مل رہے۔ محسن نے پہلے تھوڑا غصے سے پھر نرم آواز میں کہا، آپ مجھے گھمانے کہاں پر لے کر جائیں گے؟ ثانیہ جو اس کے غصے اور نرمی سے بات کرنے والے انداز کو دیکھ کر بات بدل گئی تھی۔ نہیں، تم پہلے میری دوسری شادی کروا دو، محسن نے تب کر کہا تھا۔ اچھا سوری، آئندہ نہیں بولوں گی، وہ تو ممتاز آنٹی نے کہا تھا۔ پاگل لڑکی، میں کیسے ارم سے شادی کروں گا؟ وہ میری بہنوں جیسی ہے اور اس کا نکاح شہریار بھائی سے ہوا ہے، اور اگر وہ ان کے نکاح کو توڑوائیں گی تو کیا شہریار اور ارم یہ ہونے دیں گے؟ وہ کچا چبا جائیں گے انہیں۔ محسن نے اسے بات سمجھائی۔ اچھا، ثانیہ کافی حد تک ٹھیک ہو چکی تھی۔ چلو اٹھو، شاباش، ہمت کرو، جاؤ کپڑے وغیرہ تبدیل کرو، پھر بعد میں کھانا کھانا ہے، دوائی بھی لینی ہے۔ ثانیہ اپنے کپڑے لے کر واش روم چلی گئی تھی، مگر اب محسن سوچ رہا تھا کہ واپس کینیڈا اکیلا نہیں جائے گا، ساتھ میں ثانیہ کو بھی لے جائے گا، اور یہ اس کا آخری فیصلہ تھا۔ رات کے 12 بج رہے تھے۔ تارا کچن میں اپنے لیے نوڈلز بنا رہی تھی۔ تبریز نے جب کچن میں آتی برتنوں کی آواز سنی تو اس نے بھی اپنے قدم کچن کی جانب کیے تھے۔ جہاں تارا نوڈلز بنا رہی تھی تبریز نے اسے پل بھر میں دیکھا تھا، بلکہ گھورا تھا کہ رات کے اس پہر اپنے لمبے بالوں کا جوڑا بنایا ہوا تھا۔ کام کرتے وقت جوڑے میں سے بال نکل رہے تھے اور نازک ہاتھوں سے جس پر ریڈ کلر کی نیل پالش لگی ہوئی تھی، اور یہ نیل پالش تبریز اسپیشلی اس کے لیے کینیڈا سے کلرفلز نیل پالش لے کر آیا تھا، بلکہ اس کے لیے اور ثانیہ کے لیے تو دل سے شاپنگ کر کے آیا تھا۔ لہسن چھی رہی تھی۔ سادہ سا لون کا پرنٹڈ ریڈ اینڈ گولڈن کلر کا فراک پہنا ہوا تھا، دوپٹہ چیئر پر ٹانگ رکھا تھا۔ اس وقت کچن میں کیا کر رہی ہو؟ تبریز نے اس کا مکمل جائزہ لیتے ہوئے کہا۔ او ہٹلر صاحب کے انکل آئے ہوئے ہیں۔ آئیں تبریز انکل، کیا آپ نوڈلز کھائیں گے؟ تارا لہسن ادرک کا پیسٹ بنا رہی تھی۔ اب جتنا پوچھا اتنا جواب دو۔ اس ٹائم کچن میں کیوں آئی ہو؟ اور یہ کوئی وقت ہے مذاق کرنے کا؟ کبھی سیریس بھی ہو جایا کرو، تبریز نے تھوڑا سخت لہجے میں کہا تھا۔ وہ میں مووی دیکھنا چاہتی تھی تو تھوڑی بور ہو رہی تھی، اور ساتھ میں مصطفیٰ بھائی اور حسن بھائی بھی ہیں۔ تارا نے اس کا غصے کا بھرا لہجہ دیکھ کر بات سنبھالنے کی کوشش کی۔ کہیں مووی دیکھنے سے ہی منع نہ کر دے۔ ہم ایک گلاس ٹھنڈا پانی دو۔ تبریز کرسی پر بیٹھ گیا تھا جس کا دوپٹہ اسی کرسی پر پڑا ہوا تھا۔ انکل، آپ کا پانی۔ تارا پھر سے شروع ہو چکی تھی۔ واٹ انکل؟
तबरेज़ को इस पर गुस्सा आ रहा था, जो फिर से मजाक कर रही थी। थैंक यू अंकल, आपने मुझे तोहफे दिए। तारा को मज़ा आ रहा था इसको तंग करने में। आपकी चॉइस बहुत अच्छी है और आप अब अम्मी से कहें कि तबरेज़ ने ढेर सारी इसके लिए शॉपिंग की थी और वो इस इंतहाई के बारे में बात कर रही थी और तबरेज़ को बार बार गुस्सा दिला रही थी। खबरदार दोबारा अंकल कहा तो ज़ुबान काट दूंगा तुम्हारी। अम्मी ने क्या बताया था तुम्हें अपने और मेरे रिश्ते के मतलब? हाँ हाँ बोलो, शोहर हूँ मैं तुम्हारा। और ये बात अपने इस खाली ना समझ दिमाग में डाल दो। अगर मैंने तुम्हारी ज़ुबान से ये अल्फाज सुने तो तुम्हारी ज़ुबान में अपने हाथों से काटूंगा। कुछ आई समझ? तबरेज़ की अब बर्दाश्त ख़त्म हो गई थी। इसे प्यार से समझा समझा कर थक चुका था। अब इसी वजह से मजबूरन सख्ती पेश कर रहा था। मैं तारा की सब्ज़ आंखों में नमी घुल गई थी। वो इसकी आंखों में अपने आप को डूबने से बचा रहा था। चुप, बिल्कुल चुप, नहीं तो दो कान के नीचे लगाऊंगा। तबरेज़ को बहुत गुस्सा आ रहा था, पहले इस पर, इसके बाद खुद पर, कि वो इसकी आंखों से नज़रें क्यों नहीं हटा पा रहा था। मैं मौसम भाई से आपकी शिकायत करूंगी। इसने अच्छा नहीं किया। आपने अच्छा नहीं किया और आपके सारे तोहफे गंदे हैं। मैं उन्हें डस्टबिन में फेंक दूंगी या उन्हें आग लगा दूंगी। इस पर ना गुस्सा करने वाला तबरेज़, इस पर जान निछावर करने वाला इसे सख्ती से पेश आ रहा था। मगर तबरेज़ चाहता था कि किसी को मौका ना मिले, खासकर मुमताज़ और सादिया जैसी औरत इन पर बातें बनाए। इससे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था। इस वजह से इसने सख्ती की थी। चुप, बिल्कुल चुप। तबरेज़ ने इसकी तरफ कदम बढ़ाए थे। ताई बिल्कुल ठीक कहती हैं, आप बहुत बुरे हैं। वो इससे डर रही थी। वो समझ रही थी कि वो इस पर हाथ उठाने वाला है। इस डर से वो अपना चेहरा दोनों हाथों में छुपा गई। बुरा नहीं, बहुत बुरा हूँ मैं। तुम्हारे इस नन्हे दिमाग में ये बात आ जानी चाहिए। इसके दोनों नाजुक हाथों को अपने एक हाथ में लेकर अकीदत से आंखों से लगाया और अपने हाथों में कैद कर गया था। मुझे दर्द हो रहा है, छोड़े मेरा हाथ। वो इससे रूठे अंदाज में बोली। वो इससे कद में छोटी सी थी और उम्र में भी 13 साल छोटी थी। वो इसे नखरे दिखा रही थी, इसे धमकी दे रही थी। अगर तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आई तो अपने अंजाम के लिए तैयार रहना, समझे? क्यों, क्या करेंगे आप? तारा ने रूठे हुए अंदाज में कहा था। इस ईद पर तुम्हारी कुर्बानी। इसके कान में सरगोशी करता हुआ झुका था और इसका माथा चूमकर गले से लगाया था तबरेज़ ने। तबरेज़ जी, पहली बात, कुर्बानी जानवरों की होती है और वो भी हलाल जानवरों की। और दूसरी बात, अगर मैंने आपको अंकल कह भी दिया है तो क्या हो गया? बीवियां तो अपने शोहर को क्या क्या बोलती हैं। तबरेज़, आप भी तो मजाक करते हैं, मुझे चुड़ैल कहते हैं। मैंने कभी आपसे शिकायत की नहीं ना, तो आज आपने क्यों मुझ पर गुस्सा किया? तारा ने पहले हंसकर, इसके बाद बिल्कुल संजीदा से अपने सब्ज आंखों को झुकाए बोली थी। अच्छा, तुम्हें मेरा गुस्सा निकालना नजर आया, मगर मैं तुम्हें इतने दिनों से समझा रहा हूँ, वो भूल गई? अच्छा तुम बताओ, ये अच्छी बात है कि तुम्हें और मुझे लो कुछ कहीं ना, खासकर मुमताज़ और सादिया आंटी हम पर बातें बनाए। और तुम मजाक में कहती हो, वो तो मुझे पता है ना, किसी दूसरे को तो नहीं ना? तबरेज़ ने इसे इस दफ़ा नरमी से समझाया था। आई एम सो सॉरी तबरेज़ जी, आइंदा मजाक नहीं करूँगी। तारा ने अपनी गलती की माफ़ी मांगी। कोई बात नहीं, मजाक करो, मगर अकेले में। सबके सामने लोगों को मौका मिलता है बातें करने में। और मुमताज़ आंटी ताई नहीं, मामी हुई तुम्हारी और मेरी। वो अपने एक हाथ से इसका गाल से हिलाता चूल्हे पर फ्राई पैन रख चुका था। वो इसके साथ नूडल्स बनवा रहा था। इतने में हसन और मुस्तफ़ा किचन में आ गए थे। हाँ जी वही, जल्दी करो तारा, देर हो रही है। घड़ी में देखा तो 12:30 बज रहे थे। तभी तबरेज़ ने कहा था तारा इससे, हाँ बस मसाला डालना है। इन चारों ने मिलकर किया था। तबरेज़ और तारा ने नूडल बनाए। मुस्तफ़ा ने प्लेटें लेकर ऊपर चला गया था जहाँ उन्होंने सेटअप किया था और हसन कोल्ड ड्रिंक लेकर ऊपर चला गया था। तारा जो बाउल में नूडल्स निकाल रही थी, इसमें तबरेज़ इसकी हेल्प करने लगा। ये दोनों भी किचन की लाइट ऑफ करके ऊपर जा चले गए थे, क्योंकि अब तबरेज़ भी इनके साथ मूवी देख रहा था। वो जानता था कि मुस्तफ़ा और हसन इसको डराने में ज़्यादा होंगे वो, और मूवी देखने में कम। तबरेज़ की मौजूदगी में कम से कम सब इज़्ज़त से बैठेंगे। आज मौसम भी बहुत गर्म था, ईद उल अज़हा आने वाली थी। कुछ लोगों ने कुर्बानी का जानवर ले लिया था, कुछ ने अभी नहीं लिया था। काशान अली जो अभी ऑफिस में से आया था, सीधा गाय को चारा देने इधर पहुंच गया। बेचारे को इधर कोई आधा घंटा हुआ था चारा देने में कि लाइबा की कॉल आ गई थी। हेलो लाइबा, कैसी हो? काशान अली जो एक हाथ से मोबाइल पकड़े हुए था, वो दूसरा हाथ गाय को चारा देने में मसरूफ़ था। मेरे हाल बाद में पूछना, एक बात कान खोल कर सुनो काशान। अगर तुम ईद से पहले मेरा रिश्ता लेकर नहीं आए तो भूल जाना कि कोई लाइबा थी जिसके इश्क में काशान अली यानी कि तुम लट्टू हो रहे थे, समझे? इसका आज भी रिश्ता आया था और ये बहुत ज़्यादा परेशान थी। इसने काशान को बताकर इसे इन्फॉर्म कर दिया था पहले से ही, मगर आज फिर से इसका रिश्ता आया था और वो काशान अली पर गुस्सा निकाल रही थी। बल्कि
हर एक लफ्ज़ चबा चबा कर बोल रही थी। लाइबा मेरी बात सुनो लाइबा यार, मैं वो अभी बात ही कर रहा था कि लाइबा ने इसकी बात काट दी। क्या सुनो तुम्हारी बात मैं, और क्यों सुनो? हाँ अब तो जॉब भी लग गई है तुम्हारी, और ये लारे लपे किसी और को लगाओ। अगर तुम ऐसे करोगे तो भूल जाओ मुझे। लेकिन लाइबा मेरी जॉब अभी कच्ची है यार, समझने की कोशिश करो। 4 माह बाद जॉब पक्की होगी। अगर मैं अभी से ही तुम्हारे घर रिश्ता लेकर आया तो तुम्हारे वालिदैन नहीं मानेंगे। वो जो मुश्किल से गाय को चारा दे रहा था वो खा कम आवाज़ें ज़्यादा दे रही थी। मुझे नहीं मालूम, ये मेरा हेडेक नहीं है। मुझे चारा और लारे लगाने से बेहतर है कि गाय ईद से पहले रिश्ता लेकर आओ। वो जो काशान के साथ गाय की भी आवाज़ें आ रही थी। लाइबा गुस्से में आ गई थी। लेकिन लाइबा मेरी बात सुनो तो। वो बेचारा इसे सिर्फ 4 माह के इंतज़ार के लिए बोल रहा था, मगर लाइबा ने बीच में ही टोक दिया। अगर कुर्बानी वाली ईद पर काश इंसानों की कुर्बानी जायज़ होती तो मैं तुम्हारी कुर्बानी अपने हाथों से करती। वो गुस्से से बोली जा रही थी। लाइबा मेरी बात सुनो लाइबा। शटअप काशान। गुस्से से फ़ोन कॉल काट दी गई थी। ओके लाइबा। फ़ोन जेब में रखकर गाय के सर पर हाथ फेर कर कहता उठ गया था। वलीद साहब ने शहरयार को इरम के साथ कल भेजना चाहते थे, क्योंकि निमरा ने वलीद साहब से कहा था कि वो रुश्ती की शॉपिंग कर लें। साथ में रुश्ती इन लोगों ने सादगी में रखी थी। बस अपने अपने बंदे बुलाए थे, जिसमें वलीद साहब के कुछ दोस्त थे और शहरयार और इरम की दोस्ती वगैरह थे, जिसमें सानिया, तारा और हसन, मुस्तफ़ा, महसन, तबरेज़ थे। उन्होंने स्पेशली रिदा बेगम, अहमद साहब, इकराम साहब, ज़ारा और अरशद साहब को भी बोला था, और रज़ा पाकीज़ा को भी बुलवाया था, सवाई मुमताज़ बेगम के। मगर सादिया को आज ज़्यादा सर दर्द हो रहा था, क्योंकि कल रात अपने दोस्त के घर से रात 3 बजे आई थी। जो वलीद साहब की ये बात नागवार गुजरी थी। सादिया के सर दर्द की वजह से इरम और शहरयार शॉपिंग के लिए भी ना जा सके, जिस पर वलीद साहब ने कहा था कि कल चले जाना आप लोग साथ में। और आज शहरयार आया था, इसे साथ लेकर गया था। शॉपिंग भी करनी थी, सिंपल सी रुश्ती करनी थी। एक लहंगा सेलेक्ट किया था जो रेडिश ब्राउन कलर का था। इसे घर छोड़कर वापस चला गया था। मुमताज़ बेगम ने देखा कि मोहसन के पास तो दाल नहीं गलेगी, तो इसने अपना पता अब रज़ा के सर पर फेंक रही थी। अब वो देख रही थी कि गेम खेलनी कैसे। इसने सोचा था कि पाकीज़ा इतनी हिम्मत कैसे हुई कि इसने इसे सानिया और मोहसन की शादी की खबर भी होने नहीं दी। क्यों? अब वो इसके बेटे रज़ा का किरदार दागदार करके अपना बदला लेना चाहती थी, और इसके प्लान में शामिल हमेशा की तरह सादिया थी। अब वो सोच रही थी कि कैसे और कहाँ से लड़की का बंदोबस्त करे, मगर इस सब चीज़ों में मुमताज़ और सादिया भूल गई थी कि अल्लाह देख रहा है। सानिया उठो, नाश्ता कर लो। मोहसन ने इसे देखा, जिसका चेहरा थोड़ा बेहतर लग रहा था। वो कड़वट बदल गई। सानिया यार उठो, नाश्ता कर लो। और जब मोहसन ने इसकी कलाई पकड़कर सीधा किया तो जाकर उठी थी। नाश्ते से फारिग होकर अब वो बाहर जाने लगे थे। मोहसन जी, मैं आज अम्मी अबू से मिला हूँ। वो दुपट्टा सर पर लेती इससे पूछ रही थी। हाँ, मगर हम शाम में आ जाएंगे। थैंक यू मोहसन जी, आप बहुत अच्छे हैं तुम्हारी नज़र में। वो अब सबके साथ मिलकर नाश्ता करने के बाद काम पर निकल गए थे। सानिया और मोहसन अहमद रिदा बेगम के घर चले गए थे, जिस पर मुमताज़ ने उन्हें खा जाने वाली नज़रों के साथ देखा था। वलीद साहब चंद दिन पहले किसी काम से इस्लामाबाद गए थे। उन्होंने इरम को कॉल की थी कि वो आ जाएंगे रात तक। सुबह से मौसम अच्छा था, ऐसे था कि अब बारिश होगी। जैसे असर की नमाज से फारिग होकर इरम ने सोचा कि पकौड़े बनाकर सानिया और तारा के घर ले जाए। थोड़ी देर तक इसने पकौड़े बना लिए थे, और अब वहाँ जाने के लिए इसने पहले अपने कमरे का रुख किया। वो कपड़े चेंज करके अपनी अलमारी की तरफ आई, जहाँ अबाया की कलेक्शन थी। से अबाया निकाल कर पहन के बाद नकाब करके परफ्यूम की तरफ आई। वो हमेशा लाइट परफ्यूम यूज़ करती थी। अभी वो रूम से निकले थे। इसने वलीद साहब को पहले ही बता दिया था कि वो जा रही है मौसम वालों के तरफ, मगर रास्ते का कांटा सादिया बीच में आ गई थी। कहाँ जा रही हो इतना बन ठन के? वो इसको कह रही थी, जो नकाब में थी, सिर्फ नीली आंखों में सुरमा लगाया हुआ था। अपनी दोस्त के घर जा रही हूँ। और कहते साथ आगे बढ़ के, तौबा तौबा कितनी मकान लड़की है, पता नहीं कहाँ जा रही है। इसके भी लक्षण निकले। अपनी माँ वाले हैं हो ना हो। इरम के कदम रुक चुके थे। मेरी बात कान खुलकर सुने। आज के बाद मेरी मरहूम माँ के किरदार पर उंगली उठाने की कोशिश भी की तो माफ़ नहीं करूँगी मैं। हाँ, अगर अलबत्ता आप कहें तो आपके लक्षण क्या है? हाँ, अगर अलबत्ता आप कहें तो आपके लक्षण क्या हैं, वो याद करवाऊँ मैं, तो आप कभी शर्म से चेहरा ना उठा सकें। आइंदा ख्याल कीजिएगा, समझ आइए आपको? गुस्से में आकर सादिया ने इरम को 4 थप्पड़ दे मारे थे, और पीछे की जानब धक्का दिया कि बरवक्त शहरयार अली ने इसे थाम लिया था। हमारा लड़की, मुझे मेरे लक्षण याद कराओगे? तुम्हारी इतनी औकात नहीं है। इसके हाथों में बाउल था जिसमें पकोड़े थे। वो बाउल नीचे गिर चुका था। शहरयार अली, जिस निमरा ने भेजा था कि इसे ईद की शॉपिंग के लिए ले जाओ,
बाद में वक्त मिले या ना मिले शहजाद ने आगे होकर इसे थाम कर सीधा किया था। आपकी जरूरत कैसे हुई मेरी बीवी पर हाथ उठाने की, इससे पहले कि मैं कोई गुस्ताखी कर बैठूं। मम्मानी यहाँ से चली जाए। शहजाद अली की आंखें गुस्से के बायस जब्त हो चुकी थी और शहजाद को गुस्से में देखकर सादिया 9-2-11 हो गई। इधर देखो मेरी तरफ। वो जो अपने आंसू इससे छुपा रही थी, पल भर में इसे देखकर आंखें नीचे करके अपने आंसू बहा रही थी। किस खुशी में रो रही हो? वो इसका नकाब खोल रहा था। अब जब खोल तो सादिया की उंगलियों के निशान इसके चेहरे पर थे। नहीं तो मैं तो नहीं रो रही, वो फौरन से अपने आंसू साफ करके बोली थी। अच्छा तो मैं झूठ बोल रहा हूँ फिर? नहीं, वो अभी कुछ बोल रही थी कि शहजाद ने इसे खामोश करवा दिया था। बस अब खामोश, आवाज़ ना आए। अब वो समझ गया था कि इसकी आंखों की ज़बान सादिया ने फिर आज इसकी माँ के किरदार पर उंगली उठाई थी। वो चुप करके इसका गाल से हिलाता हुआ माथा चूमकर इसे अपने साथ पकौड़े जो नीचे गिर गए थे वो किचन में रखकर इसका नकाब वापस लगाता इसे शॉपिंग करने के लिए लेकर जा रहा था। सबसे पहले वो मोहसिन और तबरेज़ के पास जा रही थी क्योंकि उन्होंने वहाँ उन्हें शॉपिंग पर लेकर जाना था। वली साहब को बताकर वो चले गए थे। इकराम साहब ने वली साहब से कहा था कि घर आकर वो भी गपशप लगाएं और वो थोड़ी देर तक बस पहुँचने वाले थे। अब वो सादिया को लेकर वहाँ जा रहे थे कि इनके घर का रास्ता 45 मिनट की ड्राइव पर मुश्तमिल था। अब लाइबा की अम्मी से ये बात कीजिएगा कि हाँ मीरम और शहजाद भाई की रुखसती वाले दिन आप मेरा और लाइबा का निकाह करवाएंगी। आज काशान अली ने मौका देखकर अपनी माँ से बात की, जिस पर शाह साहब ने जवाब दिया था कि वो आपको कुछ ज़्यादा जल्दी नहीं है शादी की है, थोड़ा सा सब्र कर लो, तुम्हारी नौकरी हो जाए पक्की, इसके बाद निकाह कर लेंगे। बरखुरदार अभी शहजाद से जेलस होने की कोई ज़रूरत नहीं। अब काशान उन्हें कैसे समझाता कि इसे कोई जल्दी नहीं है, लाइबा के रिश्ते के ऊपर रिश्ते आ रहे हैं। अबू वो असल में ना लाइबा के बहुत से रिश्ते आ रहे हैं, तभी जल्दी कर रहे हैं। प्लीज़ अबू आप बात संभाल लीजिएगा प्लीज़। अबू काशान ने अपने बाप की मिन्नतें शुरू कर दी थी। ठीक है कर देंगे हम लोग, तुम परेशान ना हो, निमरा ने हंसकर कहते हुए अपने बेटे को गले से लगा लिया था। थैंक यू मेरी प्यारी अम्मी जान। काशान ने अपनी माँ के गाल चूम लिए थे। हेलो सादिया, तुम्हें एक बात बतानी थी। देखो कितना बड़ा खेल खेला है इसने हमारे साथ। हमारी दोस्त होकर हमारे दुश्मनों के साथ इसने हाथ मिलाया है। इस पाकीज़ा को तो हम छोड़ेंगे नहीं। मैंने सोचा है कि अब हम रज़ा को फंसाएंगे, मगर तुम किसी लड़की का बंदोबस्त करो। हम इनको कमरे में बंद कर देंगे, फिर मैं इधर से आऊँगी, कमरे का दरवाज़ा खोलूँगी और फिर मैं चीखना शुरू कर दूँगी। सबको इकट्ठा जमा करके फिर इस पाकीज़ा और इसके बेटे के किरदार पर सही से उंगलियाँ उठाएंगे। फिर पता चलेगा पाकीज़ा बीबी को कि दुश्मन से हाथ नहीं मिलाना चाहिए। मुमताज़ जो बेहियाई से सादिया को बता रही थी, इसे पता नहीं था कि पीछे भी कोई सुन रहा है, सादिया के अलावा भी। रज़ा जो आया था तबरेज़ और मोहसिन के बुलाने पर, क्योंकि इन सबको ईद की शॉपिंग के लिए जाना था और इरम अपने घर में से आ रहे थे। ये लोग वहाँ से जा रहे थे शॉपिंग मॉल, मगर जब रज़ा ने टीवी लाउंज में कदम रखने ही वाला था, मुमताज़ की गुफ्तगू सुनकर अपने कदम वापस रोक लिए। इनकी पूरी गुफ्तगू सुनना चाहता था फिर वो अपना रिएक्शन दिखाना चाहता था। बस बहुत हो गया, एक दफ़ा किसी लड़की का बंदोबस्त हो जाए, फिर पाकीज़ा और रज़ा की किरदार की दजियाँ तो मैं अपने हाथों से बखेरूंगी। इस पाकीज़ा ने अच्छा नहीं किया हमारे साथ। इसे इल्ज़ाम लगाऊंगी कि पाकीज़ा पर के शर्म से डूब मरेगी, फिर इसे ब्लैकमेल करूंगी कि इसका दिल करेगा कि वो शर्म से डूब के मर जाए। और वो भी कुछ और कहती कि इतने में ही रज़ा का जब टूट चुका था। फ़ौरन से पहले शीशे की टेबल को इतनी ज़ोर से पाँव की ठोकर से मारा कि टेबल टूट चुकी थी। इस शोर शराबे की वजह से सारे जमा हो रहे थे टीवी लाउंज में। आप क्या मेरी माँ के किरदार की धज्जियाँ और मेरे किरदार की धज्जियाँ उड़ाएंगी? जिस औरत का खुद का किरदार ना हो वो दूसरों के किरदार की धज्जियाँ ही उड़ाते हैं। इतने गुस्से में बोला था रज़ा ने कि अरशद साहब को बीच में आना पड़ा था और मुमताज़ को पल भर में लगा था कि रज़ा इसकी जान अपने हाथों से ले लेगा। तुम्हें शर्म आनी चाहिए रज़ा, ये किस लहजे में बात कर रहे हो मुमताज़ से? सो स्वीट ऑफ यू अंकल, आपकी वाइफ की हरकतें नज़र नहीं आई बल्कि मेरा लहजा नज़र आ गया। अरशद साहब खामोश हो गए थे क्योंकि उन्हें कुछ भी मालूम नहीं था। तबरेज़ और मोहसिन ने बीच में आकर वजह जानी कि क्या हुआ है, जिस पर इसने हाथ ऊपर करके खामोश रहने की बात की थी। इतने में शहजाद अली और इरम जो नकाब में थी, इसकी नीली आंखें फट गई। तारा और सानिया तो इसके पास भागी थी। इरम को तारा और सानिया ने जब बताया तो इसका हाथ बेख्तियार इसके मुंह पर आ चुका था। आप क्या मेरी माँ के किरदार पर उंगली उठाने की कोशिश करेंगी? मैं आपके हाथ काट दूंगा अगर मेरी माँ के करीब भी गई तो। अरे मेरी माँ जब 23 साल की उम्र में बेवा होकर भी दूसरी शादी नहीं की, कहीं सौतेला बाप मारे ना, कहीं सौतेला बाप सगे बाप की तरह प्यार दे भी सकेगा कि नहीं? सारी ज़िंदगी मुझ पर कुर्बान कर दी और आप आकर मेरी माँ पर उंगली उठाएंगे? जिस औरत ने अपने पहले शोहर पर इल्ज़ाम लगाकर इनसे तलाक ले ली थी। अरे ये हकीकत है आपकी, ये फ़र्क है आप में और मेरी माँ में। रज़ा जिसका 6 फुट लंबा कद,
हल्की सी दाढ़ी और गोरा चिट्टा सफ़ेद रंग के साथ 3 पीस सूट में काफ़ी खूबसूरत लग रहा था। अगर मेरी माँ से दोबारा मिले तो मैं आपका मर्डर अपने हाथों से करूँगा, आई समझ आपको। और अंकल, अपनी वाइफ से ज़रा पूछना कि आपके ये और सादिया आंटी क्या करने जा रही थी। मेरी माँ और मुझ पर उंगली उठाने के पर तोड़ रहे थे और किसी अनजान लड़के को मेरे साथ रूम में लॉक करके इसके किरदार को भी मशकूक कर रही थी और लोगों को इकट्ठा करके खुद खुश शरीफ और हमें बेगैरत करार देना चाहती थी। मैं आप सब लोगों का बाहर वेट कर रहा हूँ, आ जाइएगा। वो रज़ा कहकर रुका नहीं था, बल्कि वो चला गया था मुमताज़ के लिए शामत छोड़कर। इकराम और ज़ारा को तो शदीद नफ़रत हो रही थी मुमताज़ से। सबके मुंह फट चुके थे कि इतनी हद तक भी मुमताज़ और सादिया गिर सकती हैं। रज़ा भाई पीछे से मुस्तफ़ा और हसन ने आवाज़ लगाई थी, हाँ बोलो। वो इनकी तरफ पलटा था। आए भैया, आपको अपना कुर्बानी का जानवर दिखाएं, मुस्तफ़ा ने कहा। इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं ऑलरेडी देख चुका हूँ, रज़ा ने आईब्रो अचका कर कहा था। मगर कब भाई, हसन ने तफसीस की। अंदर तुम्हारी सतीली माँ के रूम में शैतान। काश इनकी कुर्बानी जायज़ होती तो उनको कच्चा चबा कर खा जाता, रज़ा ने संजीदगी से कहा था। हाँ हाँ भाई, आप कितने अच्छे हैं, तुम्हारी सोच से काम, और मैं घर जा रहा हूँ। जब तक ये लड़ाई से फारिग हो जाए तो मुझे कॉल कर देना, मैं आ जाऊँगा। ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ भाई, दोनों ने साथ बोला था और वापस टीवी लॉन्च में जा रहे थे। इस दिन इस वजह से झगड़ा हुआ था कि इरम और सानिया इनके हाथ न लगी तो उन्होंने रज़ा और पाकीज़ा आंटी के किरदार पर बात करने लग गई थी। सानिया को पल भर में खौफ आया था, जिस पर इरम ने इसे संभाला था। शहरयार और इरम को मालूम था कि मुमताज़ और सादिया इनका निकाह तड़वाना चाहती हैं। उन्होंने कोई स्टेप इस वजह से न लिया क्योंकि 2 दिन बाद इनकी रुखसती थी। वली साहब भी आ चुके थे। सादिया के साथ अरशद साहब का खून खोल उठा था। वो इन मर्दों में से नहीं थे जो औरतों पर हाथ उठाते हैं। अरशद साहब के अल्फाजों ने सब पर आसमान गिरा दिए थे। मुमताज़, मैं अरशद अख्तर अपने होश व हवास में तुम्हें तलाक देता हूँ। और मुमताज़ को इतनी शर्म न आए कि वो माफ़ी मांगती या थोड़ी शर्मिंदा होती, मगर मुमताज़ जैसी औरत को क्या पता शर्म किसे कहते हैं। इसका दूर दूर से कोई तल्लक नहीं था। 2 दिन के अंदर मेरा हक महर मिल जाना चाहिए, नहीं तो कोर्ट में मुलाकात होगी। जहालत से कहती मुमताज़, ये जा और वो जा, खस कम जहाँ पाक। ये ज़ारा थी जिसने हाथ झाड़ते हुए कहा था, है जुल्म खुदा का। अरशद भाई, आपको शर्म नहीं आई मुमताज़ को तलाक देते हुए, सादिया ने गुस्से से कहा था। चटाक, ये थप्पड़ वली साहब ने सादिया को मारा था। आपकी हिम्मत कैसी हुई वलीद मुझ पर हाथ उठाने की, सादिया ने दांत पीसते हुए कहा था। ये थप्पड़ मुझे बहुत पहले मार देना चाहिए था सादिया, वली साहब ने ज़बत से कहा। यह थप्पड़ आपको बहुत महंगा पड़ेगा वली साहब। वो मैं तुम्हें घर जाकर बताऊंगा कि यह थप्पड़ मुझे कितना महंगा पड़ेगा। सादिया, तुम सिर्फ खामोशी से घर चलो। वली साहब चाहते थे कि सादिया को घर जाकर आखिरी मरतबा समझाएंगे। अगर उन्हें समझ आई तो ठीक, नहीं तो वो भी अरशद की तरह तलाक दे देंगे। क्यों किया, आप भी अरशद की तरह मुझे तलाक देंगे? मैं आपके पास 1 मिनट नहीं रहूँगी। मुझे अभी और इसी वक्त तलाक दें वलीद, नहीं तो सारी ज़िंदगी आपकी बर्बाद कर दूँगी। चैन से जीने नहीं दूँगी आपको मैं। सादिया ने बेशर्मी की हद पार करते हुए वलीद का गिरेबान तक पकड़ लिया था और बस वली साहब की यहाँ बस हुई थी, उन्होंने सादिया को तलाक दे देते। मगर उनके अल्फाज ने सादिया को अपने पैरों पर खड़ा नहीं रख सकी थी ज़्यादा देर तक। बार बार वलीद के अल्फाज सादिया के कान में गूंज रहे थे। अगर तुम इज़्ज़त वाली औरतों में से होती तो अपने बसे बसाए घर को बर्बाद नहीं करती, मगर तुम इन बेशर्म औरतों में से हो जो अपने शोहर की नाफरमान बीवी होती हैं। तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी की थी। तुम्हारे करतूत क्या मुझे नहीं पता था? तुम क्या समझी थी तुम शहरयार और इरम का रिश्ता तड़वाओगी? मगर अफसोस, तुम और मुमताज़ ने दूसरों के ही घर बर्बाद किए हैं। कभी अपने गिरेबान में झांक लेना। सादिया के पारसाई का ढोंग रचाने से पारसाई नहीं आ जाती। आज तुमने और मुमताज़ ने अपना घर अपने हाथों से तोड़ा है। किसी के किरदार पर उंगली उठाने से पहले खुद को बंदे को देख लेना चाहिए कि वो किस पानी में है। वलीद नसार अली, तुम्हें अपने पूरे होश व हवास में तलाक देता हूँ और अब तुम यहाँ से जा सकती हो। तुम्हारा हक में है, तुम्हारे पास जल्द पहुँच जाएगा। सादिया को ऐसा लगा था कि किसी ने इसको खींच कर तमाचा रसीद किया है और वो नीचे गिरती रो रही थी। मुझे माफ़ कर दें वलीद, आखिरी मौका दे दें वलीद मुझे, प्लीज़। आपको अल्लाह का वास्ता दे रही हूँ, प्लीज़ वलीद। सादिया वाकई में शर्मिंदा थी। बहुत देर हो चुकी है सादिया, और दरवाजे का रास्ता बाहर की तरफ है। वली साहब ने बाहर की तरफ इशारा किया था और वो खामोश हो गई थी और बाहर की जानब बढ़ गई थी। सबको सांप सूंघ गया था। क्या मसला है? सबके साथ शॉपिंग पर जाओ, और ख़बरदार अगर किसी ने आज के बाद इन दोनों औरतों के बारे में बातचीत भी की हो
या कोई भी जिक्र किया हो इसकी फिर खैर नहीं, समझना मर गई हम सब के लिए। ये वली साहब थे जिन्होंने जग में से पानी निकालते हुए बात की थी। तबरेज़, मोहसिन, शहजाद, मुस्तफ़ा, हसन मुंह खोल कर देख रहे थे वली साहब को, जो पानी पीकर अब सिगरेट का पैकेट में से सिगरेट निकाल रहे थे। जब इनकी नज़र इन पांचों पर गई थी, क्या पीनी है? वली साहब ने आईब्रो झुकाकर नरमी से मुस्कुराते हुए पूछा, जिस पर इन पांचों का चेहरा नाम में हिला था। तो दफ़ा हो जो इधर से, नलायको, दाड़ते हुए कहा था। जबकि अरशद साहब पहले थोड़ा बहुत दुख में थे, मगर वलीद को देखकर हिम्मत मिली थी। इनकी बात सुनकर कहका लगाते हुए वलीद साहब और इकराम साहब के पास बैठ गए। जबकि सारे के सारे ये जा वो जा जल्दी से शॉपिंग के लिए निकल गए, मगर जाते वक्त इस शैतान रज़ा को कॉल करना नहीं भूले थे। भाई, खाने में आज क्या बनाऊँ? ज़ारा ने वलीद से पूछा था। बिरयानी के साथ शामी कबाब और मीठे में रस मलाई, बल्कि हम सब साथ मिलकर बनाएंगे। आज हमारी बहन आराम करेगी, वलीद साहब ने बोलते हुए कहा था। और उठकर अब वो तीनों किचन की जानब बढ़ चुके थे। बेचारी ज़ारा अब वो कांच साफ करने लगी थी, जिस पर रज़ा ने ठोकर मारकर वो टेबल तोड़ दी थी। ज़ारा ने खुश होकर पाकीज़ा और निमरा से कॉल पर बात की और उन्हें भी साथ बुला लिया। जो रज़ा इसको साथ छोड़कर इनके साथ शॉपिंग पर चला गया था। शाहिद और निमरा तो साथ आ रहे थे। काशान तो सीधा इधर जा रहा था। इसने भी लाइबा को कॉल करते हुए माल पर बुला लिया था। अली साहब की और रज़ा की पर्सनैलिटी ये अलग थी सबसे। इन सब की पर्सनैलिटी एक दूसरे से अलग थी, बहुत मुख्तलिफ। इस सब मामले के बाद ये सब शॉक्ड हो रहे थे, मगर अब उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। शेरजार को अब्बू ने, अभी इरम कुछ बोल ही रही थी कि शेरजार ने खामोश करवा दिया। मेरी शहज़ादी बिल्कुल चुप, शेरजार ने इसे चुप करवा दिया। मैं चाहता हूँ ईद के दिन मैं अपनी शहज़ादी को काले लिबास में देखूँ। वो इसका हाथ पकड़कर शॉप पर लेकर जा रहा था। तुमने जवाब नहीं दिया, वो इससे पूछ रहा था। जी पहनूंगी, क्यों नहीं पहनूंगी, वो मुस्कुरा कर कहते इसके साथ साथ चल रही थी। वो इसकी मुस्कुराती नीली आंखों को देखकर शहरयार भी मुस्कुरा रहा था। आप कौन सा सूट लेंगे शहरयार? इरम ने इससे पूछा, जो इसके लिए ब्लैक कलर में कपड़े देख रहा था। मैं भी ब्लैक कलर में। वो एक ब्लैक कलर की फ्राक इस पर रख कर चेक करता बता रहा था। शॉपिंग के बाद शहरयार हम खाना खाने भी जाएंगे, मुझे बहुत भूख लगी है, इरम ने अपना नकाब दुरुस्त करते हुए कहा था। जो हुक्म शहजादी, आपका हर हुक्म सर आंखों पर। शहरयार ने इसका हाथ पकड़कर अपने हाथों में लेकर दिल से लगाकर आंखों को नीचे करके बोला था। हाँ हाँ शहरयार, प्लीज़ कभी तो सीरियस हो जाया करें यार। वो अपना हाथ इसके हाथ से अलग करते हुए बोली थी। वो सारी शॉपिंग करके अब इन सब के पास जा रहे थे, जो फूड एरिया में इनका वेट करने वाले थे, क्योंकि सब ने शॉपिंग के बाद फूड एरिया में ही आने की बात की थी। यार हसन, मैं सोच रहा हूँ अम्मी को अब हमारा भी ख्याल कर लेना चाहिए। हमारी उम्र भी 24 साल की हो चुकी है। यार मुस्तफ़ा, आज तो अम्मी से मैं भी घर जाकर बात करूँगा कि कम से कम एक अदर लड़की से शादी नहीं करवा रहे तो कम से कम मंगनी ही करवा दें। सबकी शादी हो गई मगर हम रह गए। वो परफ्यूम उठाकर कहता बोल रहा था। ये शर्ट ले लें, क्या कहते हो हसन? यार तुमने काली शर्ट क्यों उठाई है? लोग हमें शादीशुदा समझेंगे, बेवकूफ़। क्योंकि पूरा पाकिस्तान तो अपने महबूब के पसंद का रंग पहनता है और सबके महबूब के पसंद का रंग भी तो काला होता है। हसन हंसकर कहता खामोश हो गया। हाँ ये भी है, मगर क्या मतलब कि हम अपनी पसंद को तरजीह भी ना दें? हद है यार, मुस्तफ़ा ने अफसोस से कहा। हाँ हाँ, अरे वो देखो, काशान भाई को अपनी महबूबा को पायल पहना रहे हैं। ये तो शादी से पहले ही सनमरीद हो गए। हसन तो इधर इनके पास जा रहा था जब मुस्तफ़ा ने इसे रोक दिया था। अरे पागल, छोड़, उन्हें डिस्टर्ब मत कर यार। आजा हम लोग साथ में अब फूड एरिया में चलें। मुस्तफ़ा ने इसे रोक दिया और वो अब सारी शॉपिंग करके फूड एरिया में जा रहे थे, मगर काशान को जनमरीद का मैसेज करना नहीं भूला था। हसन भी आकर कैसे जीने देता सबको। वाह लाइबा, तुम पर यह रंग बहुत जच रहा है। काशान अली ने पर्पल कलर का लिबास इस पर रख कर चेक किया था। तुम भी इस कलर में लो ना काशान, इस पर यह रंग वाकई जच रहा था। क्यों नहीं, तुम जिस पर हाथ रखोगी मैं वो लूँगा, और ये पायल मैं तुम्हें अपने हाथों से ईद पर पहनाऊँगा लाइबा। बस करो अब, कल वैसे भी निकाह है हमारा, वो शर्माती हुई कह रही थी। लाइबा, काशान ने इसकी आंखों में देखकर कहा था। जी काशान। वो भी इसे देखने लगी थी। तुम शर्माती हुई बहुत प्यारी लग रही हो, वो इसका हाथ पकड़कर कह रहा था। शट अप काशान, वो इसको शापस पकड़ाती उठ गई थी। ओके लाइबा जान, वो शापल लेता कहका लगाते आगे बढ़ गया था, क्योंकि उन्होंने थोड़ी और शॉपिंग करके फूड एरिया में जाना था। वो मौसम जी, मुझे सारा अम्मी ने कहा था कि मैं रेड कलर सूट लूँ, तो क्या मैं ले लूँ इस ईद पर? सानिया ने थोड़ा झिझकते हुए पूछा था। हाँ क्यों नहीं, शादी के बाद मेरी बीवी ने मुझसे
पहली बार कुछ कहा है और मैंने मानूँ क्या ये हो सकता है? तो फिर मैं भी सफ़ेद सलवार कमीज़ लूँगा, कम से कम कोई मैचिंग तो हो। मोहसिन ने इसका हाथ थाम कर कहते हुए साथ कहा, जी मोहसिन जी, मैं ना ईद पर आपके लिए आपकी पसंदीदा डिश भी बनाऊँगी। सानिया इसके इतने चाहने पर इसके लिए डिश बनाना चाहती थी। हाय मैं सदके जाऊँ, क्या तुम्हें मेरी पसंदीदा डिश का नाम पता है? वो इससे पूछ रहा था। हाँ जी, मुझे सारा अम्मी ने बताया था। मोहसिन जी, आपको बीफ के कीमे के साथ चपातियाँ बहुत पसंद हैं और मीठे में आपको रसमलाई बहुत पसंद है। वो इसे बता रही थी जैसे अभी बनाकर पेश करने वाली है इसके सामने। अच्छा, तो कब बना कर दोगे मुझे? ईद के पहले दिन इंशाल्लाह। वो साथ साथ में शॉपिंग भी कर रहे थे और बातें भी। हाय मैं सदके जाऊँ, बस कर जो लड़की, अपनी बातों से तो तुमने मेरी भूख जगा दी है। अब चलो आओ फूड एरिया में। हाँ जी चलें, वो हंसकर कहती इसके हाथों में हाथ दिए चल रहे थे। तबरेज़ जी, मुझे आज शॉपिंग पर आप कौन सा ड्रेस लेकर देंगे? घर से निकलते वक्त माल के अंदर आने तक एक पल के लिए भी तारा मैडम ने चुप नहीं की थी, बल्कि बोलती जा रही थी। तबरेज़ के दिमाग की सही से दही निकाल रही थी। मैं जिस पर हाथ रखूँगा तुम खामोश होकर ले लेना। अगर बीच में कोई भी अल्फाज बोला तो ज़बान काट दूँगा तुम्हारी। और अब चुप करके चलो, एक लफ्ज़ भी तुम्हारे मुँह से ना निकले। कब से आई हुई हो, सर खाई जा रही हो। 2 मिनट के लिए भी चुप नहीं हुई। तबरेज़ ने आखिर सख्त लहजे में कहा था, मैं क्यों करूं चुप? क्या मैं आपकी नौकर हूँ? आप जो बोलेंगे मैं वो करूँगी। तारा ने भी गुस्से से कहा था, क्योंकि जब वो घर से निकले थे सिर्फ वही बोले जा रहे थे। तबरेज़ सिर्फ हूँ हाँ का जवाब दे रहा था। ज़बान बड़ी लंबी चल रही है, लगता है काटनी पड़ेगी। इस दिन भी पटर पटर बोले जा रहे थे। पढ़ेंगे ना तो कान के नीचे अकल टकाने आ जाएगी। तबरेज़ का सब्र जवाब दे गया था, कहाँ चंचल मासूम सी और कहाँ वो सख्त मिजाज बंदा। 2 कान के नीचे तो मैं आपको वलीद अंकल से लगवाऊंगी, आप बेफिक्र हो जाएं। इसके बाद आप भले मुझे दुकान के नीचे लगवा दीजिएगा, आपके दिल को चैन और करार आ जाएगा। तारा भी गुस्से में बोल रही थी, हालांकि तबरेज़ का कहका लगा था, बस चुप, ये धमकियाँ किसी और को दो, अभी बच्ची लगती हो तुम। वो इसका गाल से हिलाता हुआ ड्रेस के मुताबिक ज्वेलरी देख रहा था। मेरे नावल का हीरो अपनी हीरोइन के झुमके पर दिल हार बैठा था। वो तबरेज़ के हाथ में से झुमके लेते हुए बोल रही थी, और मैं जो तुम्हारी सब आंखों लंबी ज़बान पर दिल हार बैठा हूँ, वो नज़र नहीं आया तुम्हें? बस नावल के किरदारों की बात करवा लो। नहीं, क्योंकि आपको तो तारीफ़ करने भी नहीं आती तबरेज़ जी, वो रूठ के बोल रहे थे। मेरी ज़बान में ऐसी ही तारीफ़ की जाती है। आप बहुत बुरे हैं तबरेज़ जी, वो गुस्से में बोलकर सारे शाबाश इसे थमा गए। कोई नई बात करो, ये जुमला सुन सुनकर कान पक गए हैं अपना। आप तबरेज़, वो आगे बोल नहीं पाई। हाँ मैं सुन रहा हूँ, आगे बोलो। वो इसे और तंग कर रहा था। आप हिटलर के बाप और चंगेज़ खान के भाई हैं, समझ आई आपको? इस बार तबरेज़ का कहका फलक शगाफ था। इन सब ने शॉपिंग कर ली थी, हम माल में फूड एरिया में जा रहे थे। भाई आपकी उम्र क्या है? हसन ने पूछा था। 32 साल की। क्यों? रज़ा ने पानी का गिलास मुंह से लगाते हुए पूछा था। तो आप शादी कब करेंगे? भाई ये मासूमाना सवाल मुस्तफ़ा की तरफ से था। आने वाले 6 माह में, और मैं सिंपल निकाह करूँगा और इसी दिन रुश्ते, इन लोगों की तरह नहीं। रज़ा ने आते हुए इन चारों कपल्स पर नज़र डालते कहा, भाई हम तो अभी कंवारे हैं, प्लीज़ भाई आप ज़रा अम्मी से कहें ना कि हमारी भी शादी करा दें। हसन ने मिन्नतें शुरू कर दी थी। अभी मास्टर कंप्लीट करो, इसके बाद देखेंगे। बड़े पक्के हैं भाई, मुस्तफ़ा ने कहा था। अच्छा मुझे आज पता चला। रज़ा में हर बात अलग थी, वो सबसे अलग था अभी भी, बल्कि हंस कर कह रहा था। रज़ा जो बेचारा कब से मुस्तफ़ा और हसन के साथ बातें कर रहा था, अब इन चारों कपल्स को देखकर मुस्कुराने लगा था। बल्कि काशान को देखकर तो कहका लगा उठा था, क्योंकि हसन ने पायल वाली बात कर दी थी रज़ा से। काशान तुमने तो जन्मरीति के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, रज़ा ने कहका लगाते हुए कहा था। क्यों भाई, आपको ऐसा क्यों लगा? मैंने क्या किया है? काशान को वाकई में नहीं पता था कि इसने क्या किया। बेवकूफ़, अपनी होने वाली बीवी का पर्स अपने हाथों में लेकर घूम रहे हो। पागल, लाइबा का पर्स तो लाइबा को दे दो। काशान इज्जत के साथ मेरा पर्स मुझे दे दो, कब से मांगे जा रही हूँ, यहाँ पर भी ना कटवा दी तुमने। लाइबा को वाकई में गुस्सा आ रहा था। वो कब से इससे अपना पर्स मांग रही थी, मगर वो दे नहीं रहा था, वो इसे तंग कर रहा था उल्टा। लाइबा डोल, मैंने क्या किया बेबी? फिर से जानबूझकर तंग करने लगा था। शटअप काशान, आपको अभी भी गुस्सा आ रहा है? वो सबके सामने इसे बेबी डोल बोल रहा था। ओके लाइबा जान। इस दफ़ा काशान ने बड़ी बेशर्मी और डटाई के साथ लाइबा को आंख मारी थी। सबके कहके शुरू हो चुके थे, अब बदतमीजी बंद करो। काशान शहरयार अली था जिसने लाइबा को देखा, जो काशान को गुस्से में देख रही थी। भाई क्या आपने शॉपिंग की? नहीं की।
तारा ने रज़ा को देखा जिसके पास कोई सामान नहीं था। हाँ, क्योंकि मैं कर चुका हूँ, वो मुस्कुराकर कहता मेन्यू देखने लगा। हाँ भाई, क्या खाओगे सारे? रज़ा ने सिगरेट का पैकेट निकालते हुए कहने लग गया। तुम्हें शर्म नहीं आती? शहजाद ने अपनी आंखों को छोटी करते हुए पूछने लगा। किस चीज़ की शर्म? अपनी बहनों के सामने सिगरेट पी रहा हूँ, किसी गैर लड़की के सामने तो नहीं। रज़ा को लगा था कि शहजाद ने सिगरेट पर शर्म दिलाई थी। रज़ा, हम सिगरेट की बात नहीं कर रहे एडियट, मसन ने दांत पीसते हुए कहा था। फिर मुझसे सीधी बात करो यार, घुमा कर बात करोगे तो खुद ही उलझोगे। घर में फसाद डालकर 2 औरतों को तलाक दिलवाकर सुकून के साथ कहका लगाते हुए तुम्हें ज़रा शर्म नहीं आई? रज़ा अमजद खान, तबरेज़ ने दांत पीसते हुए सख्त लहजे में कहा तो रज़ा को फलक शिकाफ कहके पर कहके लगाते हुए देखकर तारा ने भी इसका साथ दिया और अपने साथ बैठे तबरेज़ को भी हंस हंस कर हाथ मारती जा रही थी। बल्कि इरम और सानिया अपने मुंह पर हाथ रखकर अपनी हंसी का गला घोंट रही थी और लाइबा की खीखी लगी हुई थी और काशान मुस्तफ़ा जिस हुस्न में अपने लोगों को दांतों में दबाए हंसी रोक रहे थे। वो तबरेज़, मोहसिन, शहरयार घूर कर रज़ा को देख रहे थे। हाँ, देखे कितने शरीफ हैं रज़ा भाई तबरेज़ जी, तारा ने कहकर लगाते हुए तबरेज़ को हंस कर थप्पड़ दे मारा था। ये जो तुम बार बार हंस हंस कर हाथ उठाने की हिम्मत कर रही हो ना तारा जान, जानी मन ये घर जाकर मैं तुम्हारे हाथ काटूंगा। तारा के कान की तरफ झुकते सरगोशी की थी और इसी टाइम तारा के कहके को ब्रेक लगी थी। वैसे भाई आप जितने शरीफ हैं वो तो हमने देख लिया था घर में आपको, ये मुस्तफ़ा और हसन ने कहा था, जिस पर काशान ने हामी भरी थी। हाँ भाई, ये तो सच कहा तुम दोनों ने। काशान भी इनके साथ शुरू हो चुका था। बस बस लड़े मत सारे, सब लड़कियों ने कहा, क्योंकि अकल तो इन मर्दों में थी ही नहीं जो जज्बाती थे वक्ती तौर पर। मेरी बात सुनो सारे कान खोलकर, मेरी नज़र में वो औरत नहीं जो अपने किरदार पर पर्दा डालकर दूसरों की किरदार कशी करे, वो दूसरों के घर बर्बाद करती हूँ। मुझे ऐसी औरत से सख्त नफरत है और मैंने कुछ नहीं किया। मैं जो अंदर हूँ वो बाहर से हूँ और मुमताज़ आंटी और सादी आंटी ने अपना बोया काटा है। मैं कौन हूँ ये सब करूँगा? मुझे नहीं पता मेरी बहनों का जीना हराम कर दिया था। क्यों उठाया सानिया और इरम पर हाथ उन्होंने? क्यों शहरयार तुम्हारा और इरम का निकाह तड़वाना चाहती थी? क्यों? मगर तुम लोग खामोश रहे। मगर मैं खामोश नहीं रहूँगा। खामोश अगर किसी ने मेरे पे या मेरी माँ पे, जिसके पाक दामनी का सबूत मैं देता हूँ, अगर किसी ने भी बात की तो मैं इसके टुकड़े टुकड़े कर दूँगा अपने हाथों से। और तुम जानते हो कि मैं जो बोलता हूँ वो मैं करता हूँ और अल्लाह का इंसाफ तुम सबके सामने है। और आइंदा इस टॉपिक पर मेरे से बात मत करना। रज़ा ने सख्त लहजे में चबा चबा कर एक एक लफ्ज़ बोला था। जिस लड़की से तुम शादी करोगे रज़ा, अल्लाह इसकी खैर करे। मोहसिन ने रज़ा को देखकर बोला था जो अब वेटर को बुला रहा था। शादी कब होगी तब की देखी जाएगी। अगर आप लोगों का मूड हो तो पिज़्ज़ा खाकर घर की तरफ चलें। सबने खामोशी के साथ खाना खाकर घर की तरफ रवाना हो गए थे। लाइबा अपने घर चली गई थी। बाकी का शान, शहजाद, तबरेज़, मोहसिन, मुस्तफ़ा, रज़ा सारे मिलकर घर आ गए थे, जहाँ वली साहब ने और अरशद साहब ने, शाह साहब ने और इकराम साहब ने खाना बनाया हुआ था। ये सब लोग जब घर आए तो बड़ों ने जो फैसला किया हुआ था आखिर में सुनाया गया। फैसला ये था कि जल्द से जल्द तबरेज़, मोहसिन, शहरयार, इरम, सानिया, तारा कनाडा चली जाएं अपने शोहरों के साथ। और रही बात लाइबा और काशान की, जब काशान की नौकरी पक्की होगी और इसकी रुस्ती होगी तब भी वो कनाडा शिफ्ट हो जाएंगे। और काशान के साथ मुस्तफ़ा, हसन और इकराम साहब, सारा, वली साहब, अरशद साहब, रिदा बेगम, अहमद साहब, ये सारे विश कनाडा शिफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि अब पाकिस्तान में इनका कोई नहीं था जिनके लिए वो यहाँ रहते हैं। और रही बात पाकीज़ा और रज़ा की, तो वो ऑलरेडी कनाडा में बिजनेस अब आ रहा था। 4 दिन बाद शहरयार अली और इरम की रुखसती हो चुकी थी। लाइबा और काशान का निकाह हो चुका था। सारे खुश थे, बहुत ज़्यादा खुश व करम थे। हंसी मजाक का माहौल बना हुआ था। सब ने बस एक अभी कुछ दिन रह गए थे ईद में। अब सब ईद की तैयारियों में मशगूल थे, क्योंकि कल ईद उल अज़हा थी और इन सब का पासपोर्ट भी बनकर आ गया था। काशान, तुमने दोनों गायें और बकरियों को चारा और घास दे दिया था ना? काशान, जो हर बाहर से ही सीधा किचन में आया था पानी पीने की गर्ज से, क्योंकि फिर कसाई का भी बंदोबस्त करना था। जी भाई, अभी फिर जा रहा हूँ बाहर कसाई से टाइम लेने। अब्बू ने कहा है कि सुबह के 7 बजे तक कुर्बानी हो जानी चाहिए और कल शाम में हम सबको अरशद अंकल के घर बारबेक्यू की दावत भी है। अच्छा, वहाँ चलेंगे। और इधर वो इरम से और निमरा से खाना निकलवाने का कहकर ऊपर चला गया। और काशान कसाई देखने के लिए इरम ने खाने के लिए टेबल पर प्लेट्स लगाई। निमरा शाह साहब को बुलाने के लिए चली गई।
मुस्तफ़ा और हसन जाकर गाय और बकरियों को चारा और घास दे दो। सिर्फ तुम लोगों को अपनी फ़िक्रें होती हैं, कभी जानवर की भी फ़िक्र कर लिया करो। सारा ने डांटा था क्योंकि ये तीसरी बार उन्होंने दिन में पिज़्ज़ा मंगवा कर खाया था बाहर से। ओहो अम्मी, क्या हो गया? सारा दिन तो हम लोग बकरे और गाय को चारा दे देकर थक गए हैं, अब तो जान बख्श दें। सारा ने आंखें दिखाई। साथ जाकर गाय और बकरी को देखो, नहीं तो तुम्हारे भाइयों को कहते हो तुम्हारे भाई घर पर नहीं है अभी। अच्छा ना अम्मी, हम तो वो देख रहे हैं, मगर आप ना, आपसे ज़रूरी बात करनी है। अम्मी प्लीज़, आप हमारा निकाह ना करवाएं। भले मगर अम्मी, कम से कम अम्मी जी प्लीज़ एक मंगनी ही करवा दे मेरी और हसन की। प्लीज़ प्लीज़ अम्मी, आपको अल्लाह का वास्ता है, जाओ इधर से, सर मत खाओ। जब तक नौकरी नहीं लगेगी तुम दोनों, तब तक मैं कुछ भी नहीं कर सकती। मतलब अभी कोई चांस नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और तुम दोनों जा रहे हो या मैं उतारूं जूती? सारा ने उन्हें डराया। तौबा अस्तगफिरुल्लाह, या खुदा, अम्मी तो बहुत ख़तरनाक हो गई हैं। भाग हसन इधर से। वो अभी भागते, इससे पहले ज़ारा ने दोनों को आंखें दिखाकर दोनों जूतियाँ उतार कर एक जूती मुस्तफ़ा को मारी और एक हसन को। उफ अल्लाह अम्मी, हसन चीखता था। हाय अल्लाह अम्मी, मुस्तफ़ा ने भी रोने वाली आवाज़ में कहा था। और ऊपर खड़ी सानिया और तारा हंसकर कह रही थी, वेल डन अम्मी। जिस पर ज़ारा ने कहा था, वो माँ सदके मेरे बच्चे। मुस्तफ़ा और हसन ने साथ मिलकर गाय और बकरों को घास डाल ली और चारा देकर बेचारे कमरे में चले गए। सुबह का सामान था, चूड़ियों की चूचों थी। मौसम बहुत सुहाना था, हर जगह ठंडी ठंडी हवा जा रही थी। आज ईद उल अज़हा का दिन था, सबने कुर्बानी की। आज ज़ारा ने अपने हाथों से कलेजी बनाई थी और रसमलाई बनाई थी, जो कि सबकी फेवरेट थी। सब मर्द हजरात नमाज़ पढ़ने बाहर चले गए थे, अब घर आकर खाना खाने वाले थे। वो सारी औरतें ईद के लिए तैयार हो रही थी क्योंकि सारे घर के काम वगैरह हो चुके थे। अब सब तैयारी में लगी हुई थी। कमरे का दरवाज़ा खुला तो मोहसिन ने अंदर झांका, जहाँ ज़ारा बाल सेट कर रही थी और दुपट्टा सर पर ओढ़कर अब नीचे जाने वाली थी। अस्सलाम वालेकुम मोहसिन जी, आप आगे हैं तो साथ चलें, मैं अब नीचे चलते हैं। इतनी भी जल्दी क्या है बेगम, ज़रा ईद तो मिल लो मुझसे और ईदी तो ले लो अपनी। मोहसिन ने आगे बढ़कर इससे गले से लगाकर माथा चूमा। ईद मुबारक सानी, आपको भी ईद मुबारक मोहसिन जी, और लाएं मेरी ईदी। 5,000 के 4 नोट दिए गए थे। मेरी ईदी कहाँ है? मैं शाम में आपकी पसंदीदा डिश बना दूंगी मोहसिन जी। हाय मेरी मासूम बीवी। वो जो इसने सानिया को गले लगाया था तो मुस्तफ़ा के आने पर पीछे हुआ था, मगर हाथ अपना सानिया के कंधे पर ही रखा था। कमरे में मुस्तफ़ा ने दस्तक दी थी और इजाज़त लेकर अंदर आ गया था। अगर आपका रोमांस ख़त्म हो गया हो तो बाहर आ जाए, आपकी ऐन नवाजिश होगी, अम्मी बुला रही हैं। वो दोनों मुस्तफ़ा के साथ नीचे आ गए थे। आप बहुत प्यारे लग रहे हैं तबरेज़, तारा ने इसकी तारीफ़ की थी। वो जल्दी से ईदी थे मेरी, और मुझे 50,000 से 1 रुपया भी कम नहीं चाहिए। तबरेज़ ने इसे 2,000 दिए थे क्योंकि वो जानता था कि ईद के तीसरे दिन तक तारा इससे लेती रहेगी। फ़िलहाल ये रख लो, बाकी बाद में। प्यार से कहते इसका माथा चूमता उठ गया था। तुमने आंखों में जो भर भर कर काजल लगाया है ना, इसमें तुम बहुत। वो भी बोल ही रहा था कि पीछे से हसन ने दरवाजे पर दस्तक देकर अंदर आया और तबरेज़ ने कहना शुरू किया कि इसके अल्फाज हसन ने बोले थे, इसमें तुम बहुत बदसूरत मासिया के दिन की चड़ेलों की अम्मा लगती हो, मत लगाया करो। तबरेज़ जो आईने में अपने आप पर परफ्यूम छिड़क रहा था, हसन की बात पर कहका लगाया। साथ में तारा ने भी कहका लगाया था। हाँ हाँ, बड़े कोई जल जकड़े हैं हसन भाई आप। वैसे अम्मी ने ज़बरदस्त जूतियाँ मारी थी आपको। मैं आप लोगों को बुलाने ही आया हूँ, अम्मी बुला रही हैं, चले मेरे साथ। वो अब इनके साथ नीचे चले आए। काला रंग तुम पर बहुत जचता है इरम, माशाल्लाह से बहुत प्यारी लग रही हो। शेरजार ने दिल से तारीफ़ की थी। आप भी बहुत प्यारे लग रहे हैं शेरजार। काले लिबास में दोनों मियाँ बीवी नज़र लग जाने की हद तक प्यारे लग रहे थे। ये लो तुम्हारी ईदी, सफ़ेद रंग का लिफाफा इरम को देते हुए बोला। इरम ने जब खोला तो इसने देखा इसमें उम्रे के टिकट थे। सुबहान अल्लाह शेरजार, ये उम्रे के टिकट हैं? जी शहज़ादी, ये उम्रे के टिकट हैं। या अल्लाह तेरा शुक्र है शेरजार, हम उम्रा करने जा रहे हैं। वो रो रही थी मगर ये आंसू खुशी के थे। इरम को यकीन नहीं आ रहा था। शेरजार, ये मुझे ख्वाब लग रहा है, यह हकीकत है शहज़ादी। शेरजार ने इसे गले लगाकर माथा चूमकर इसकी आंखों से आंसू को साफ करके कहा, आओ अब चले नीचे। वो नीचे आगे जहाँ सब इंतज़ार कर रहे थे। ईद मुबारक, दोनों ने साथ मिलकर बोला था। काशान मेरी ईदी, ये लो। काशान ने इसे 10,000 रुपये दिए थे। थैंक यू काशान। वो नीड लाइबा डेयर। लाइबा को काशान ने पायल पहनाई थी। जब इसे रज़ा की बात याद आई थी कि काशान सन मरीद हो गया है, अब वो इनको कैसे समझाए कि लाइबा जैसी लड़की भी किस्मत वालों को मिलती है। लाइबा ने और काशान ने एक दूसरे के साथ सच्ची मोहब्बत की थी। लाइबा ने काशान से साफ कहा था कि इसे के घर के
रिश्ता भेजे का शान ने भेजा, इनका निकाह हुआ। अब लाइबा का दिल करता था कि वो भी अपने शोहर के सदके वाली जाए। बस तुम्हारे 4 माह के बाद नौकरी पक्की होगी। इंशाल्लाह तुम परेशान ना हो काशान, अल्लाह बेहतर करेगा इंशाल्लाह। और अब तुम बहुत प्यारी लग रही हो लाइबा, तुम भी काशान आओ चले अम्मी के पास। वो खाने के बाद अरशद साहब की तरफ निकलने लगे थे। ईद को 1 माह गुजर चुका था। तबरेज़ और तारा, मोहसिन और सानिया कनाडा चले गए थे और इरम, शैलजा उम्रा करने के बाद वो भी सीधा कनाडा चले आए थे। मुस्तफ़ा और हसन मास्टर्स के फाइनल ईयर में मिड टर्म के पेपर्स की तैयारी कर रहे थे। वली साहब के कुछ अहम काम थे पाकिस्तान में। इनका कहना था कि वो अरशद वालों के साथ आएंगे। इन सब के लिए जो अफसोसनाक बात थी वो ये थी कि सादिया का हार्ट अटैक से इंतकाल हो चुका था और मुमताज़ वैसी की वैसी थी, वो अब तक नहीं सुधरी थी। इनके कुछ दोस्तों ने समझाने की कोशिश की थी मगर वो इनसे लड़ पड़ती थी। और खुशी की खबर इनके लिए ये थी कि रज़ा के लिए कोई लड़की ढूंढ रहे थे। रिदा बेगम और अहमद साहब उम्रा करने चले गए थे। सब अपनी अपनी ज़िंदगी में खुश थे मगर जैसी करनी वैसी बननी। सादिया और मुमताज़ ने लोगों के घर बर्बाद किए और आज इनका अपना घर बर्बाद था। सादिया तो इस दुनिया से चली गई थी मगर अपने आखिरी लम्हात में मुमताज़ को समझाती थी कि उन्होंने जो भी किया गलत किया, इनसे गलतियाँ हुई थी मगर कि इन दोनों ने लोगों के घर बर्बाद किए और किरदार कशी की थी। सादिया को तो फिर भी पछतावा था मगर अब क्या पछताना जब चिड़ियाँ चुगी खेत। और मुमताज़ पहले की तरह बिल्कुल नहीं बदली थी। ईद अपनों से होती है मगर अपने भी वो हों जो आप पर जान निछावर करने वाले हों और जो आपकी कदर करें। अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-ईमान में रखे और शैतान के शर से महफूज रखे।